हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये हमारा 45 नंबर का जो है वीडियो है। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। और ये किसने कहा है? तो पी रॉबर्ट के अनुसार ही क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था, परंतु रॉबर्ट पिट्स ने यह कहा कि वो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल की AOR कथन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। आर कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्यत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो दोनों चीजें सही है, बस इसकी व्याख्या जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया? तो रॉबर्ट क्लाइव ही थे। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव ने उसने तो आत्महत्या की थी। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अपने कार्यकाल के बाद वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी, बंगाली और का जानकार था? तो यहाँ पर आंसर वारेन हेस्टिंग। अभी हमने ए और आर में भी देखा था, तो वही है वारेन हेस्टिंग। यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। वारेन हेस्टिंग को साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि थी। उसने प्राचीन विधाओं तथा साहित्य को संरक्षण दिया। वह अरबी, फारसी जानता था और बांग्ला भाषा बोल सकता था। उसने चार्ल्स विल्सन के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। हॉलडेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। उसकी ही प्रेरणा से सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव डाली थी, ताकि एशिया में सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व, कला, विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन किया जा सके। आगे देखते हैं, रिंग फेस की नीति किसकी थी? रिंग फेस की नीति हो जाएगी वारेन हेस्टिंग की। रिंग फेस की नीति ब्रिटिश सरकार जनरल वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इस नीति का उद्देश्य क्या था? बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना, जिसके तहत इसको रिंग फेस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चे पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य सहायता देने का भरोसा दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो ये है गाजीपुर में। कहाँ पर? गाजीपुर में। कॉर्नवालिस की कब्र जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इसे स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जानते हैं। आगे है, कौन सा सुमलित नहीं है? तो ये बताना है। सबसे पहला है, अच्छा यहाँ पे तो सारे सुमलित हैं, बस डी ऑप्शन जो है कॉर्नवालिस। मराठा युद्ध से संबंधित जो है यह सही नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, जिसका सेनापति हेक्टर मुनरो था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1720 से लेकर 92 कॉर्नवालिस के शासनकाल में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में तथा लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल नेपाल युद्ध तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। क्लाइव जीत गया था, सिराजुद्दौला हार गया था। भारतीय लोक प्रशासन का प्रवक्ता कौन था? तो यहाँ पर कॉर्नवालिस ही होगा।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो हस्तक्षेप की नीति जानी जाती है। सर जॉन शोर सन 1793 से लेकर 1798 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहे। सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट पास किया था। सर जॉन शोर के काल में निजाम और मराठों के बीच 1795 में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। इस समय जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये तो सही है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल, ये सही नहीं है। ऑकलैंड, यहाँ पर जो है तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में वही सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित बताना है। तो लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल द्वितीय आंग्ल मराठा जो कि 1803 से लेकर 6 में मध्य जो है लॉर्ड वेलेजली के काल में, जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 के बीच में होस्टिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1829 का 17वां रेगुलेशन से संबंधित था। आगे देखते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध किससे संबंधित था? तो आंसर लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में नेपाल युद्ध हुआ और सन 1816 में संगोली की संधि से हुई थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप जो है गढ़वाल, कुमायूं, तराई के भू प्रदेश अंग्रेजों को मिले। नेपाल ने सिक्किम से अपना अधिकार छोड़ दिया। नेपाल सरकार ने काठमांडू में अंग्रेजी रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। इससे अंग्रेजों को शिमला, मंसूरी, अल्मोड़ा, रानी और खेत, लैंसडाउन, पौड़ी और नैनीताल स्थान मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल संभाला। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसके मद्रास के गवर्नर रहने के समय में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने सन 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर तथा दुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश राज में मिला लिया। लॉर्ड हार्डिंग 1844 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर के हस्तक्षेपवादी युग के बाद जो है लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बना, जो अपनी सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी थी। तो लॉर्ड मैकाले ने जो है भावना भर दी थी। विलियम बेंटिक को 1828 में लॉर्ड एम्सहर्स्ट का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बेंटिक एक कट्टर उदारवादी था और उन्हीं आदर्शों से प्रेरित हुआ था जिसने इंग्लैंड में सुधारों के युग का सूत्रपात हुआ। लॉर्ड मैकाले के प्रशासनात्मक शब्दों में जो कलकत्ते में उसकी प्रतिमा पर खुदे थे, बेंटिक ने प्राच्य स्वेच्छाचारिता में अंग्रेजी स्वतंत्रता की भावना को भर दिया। आगे देखते हैं निम्न में से किसने भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था? तो आंसर चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके द्वारा समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया गया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। इसने 1843 में एक्ट जो है फिफ्थ के
साथ ही दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। एलन बरो भारत में 1842-44 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे तथा आंग्ल अफगान युद्ध भी इसके शासनकाल में समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिंध विजय के समय तो लॉर्ड एलन बरो। 1842 में ऑकलैंड के समय ही एलन बरो गवर्नर जनरल के मतलब ऑकलैंड के स्थान पर वो गए ऑकलैंड और एलन बरो आए, भारत आए थे। सितंबर 1842 में उसने मेजर आउटरम के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया। अगस्त 1843 ईस्वी तक समस्त सिंध जो है अंग्रेजी राज में सम्मिलित कर लिया। लॉर्ड मेयो का भारत में कार्यकाल 1869 ईस्वी से लेकर 1872 तक का, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 ईस्वी से लेकर 1856 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट का चलन किसने आरंभ किया था? तो डलहौजी यहाँ पर सही आंसर हो जाए। आगे देखते हैं, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भारत में डाक व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आरंभ किया था। 2 पैसे की दर पर कहीं भी पत्र भेजा जा सकता था। तो पैसे कितने थे? 2 पैसे। 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बम्बई, मद्रास में डाक खानों की अच्छी देखरेख के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त रेलवे लाइन, विद्युत तार, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग लॉर्ड डलहौजी की अन्य उपलब्धियां थीं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था? तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड डलहौजी। तार सेवा के लिए लॉर्ड डलहौजी था। 1852 में उसने तार विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन जो है व्यय किया जाने लगा। गंगा नहर का कार्य पूरा किया गया और 8 अप्रैल 1854 में वह खोल दी गई। गंगा नहर के निर्माण को सभ्य जातियों के प्रयत्नों में अद्वितीय और महत्वपूर्ण कार्य माना गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। यह क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व था। इस समय भारत में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, जो इस एक्ट के अनुसार भारत का प्रथम वायसराय बना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था? तो आंसर हो जाएगा लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो है 1864 में भारत का वायसराय बन के आया। उसके समय भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अंततः दोनों पक्षों में समझौता हुआ। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती की। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली जनगणना 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, किंतु 10 वर्षों के अंतराल में होने वाली जनगणना 81 में लॉर्ड रिपन के काल में आरंभ होती है। 1872 की जनगणना को मानते हुए 2011 की जनगणना 15वीं और भारतीय स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। आगे देखते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी? तो मेयो ही थे जिसकी अंडमान निकोबार में जो है हत्या कर दी थी। और ये कैसे की थी? ये एक अपराधी थे। अब अंडमान निकोबार में क्या है, काले पानी की सजा होती है, तो वहां पे जेल बनाई गई थी। तो वहीं वो देखने गए थे जेल में, तो एक अपराधी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और इसी के उस उपलक्ष्य में अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की गई।
1872 में कृषि विभाग की स्थापना तथा प्रथम जनगणना इसका मुख्य कार्य था। तो याद रखिए यहाँ पर 1872 याद रखना है, जहाँ पर कृषि विभाग और प्रथम जनगणना इसका मुख्य कार्य था। अगला क्वेश्चन है, किसने रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित करा था? तो कैनन लॉर्ड लिटिन हो जाएगा, लॉर्ड लिटिन। अब ये कैसे हुआ था इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में लॉर्ड लिटिन के शासनकाल में 1876 में 1878 ईस्वी के समय में भारत में भयंकर अकाल पड़ा। मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत का अधिकांश भाग उस काल से ग्रस्त हो गया था। इस काल में लाखों व्यक्ति मारे गए और सरकार ने अकाल पीड़ितों को सहायता के लिए जो व्यवस्था की वह पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई। इसी समय 1876 में सम्राट पद कानून के अंतर्गत कानून रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी का पद प्रदान किया गया। उसकी घोषणा के हेतु लॉर्ड लिटिन ने जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली में एक बड़े दरबार का आयोजन किया। दरबार की शान शौकत पर अत्यधिक धन व्यय किया गया और वह भी उस समय जबकि भारत के अधिकांश भागों में गंभीर आकार पड़ा था। इससे भारत में तीव्र असंतोष हुआ। उसी समय से लाला लाजपत राय और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपना जन आंदोलन आरंभ किया। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने के अग्रणी कार्य किया था? तो आंसर हो जाएगा लिटिन। क्या हो जाएगा? लिटिन। लिटिन ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध किया। 1878 में स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। आगे देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे कौन? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो आंसर रिपन के समय में ही हुआ था श्वेत विद्रोह, जिसको इल्बर्ट बिल के खिलाफ जो है यूरोपियों ने किया था। इस बिल में यूरोपियों के मुकदमे भारतीय न्यायाधीशों द्वारा सुनने का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद जो है भारत में किस वायसराय के समय में हुआ था? तो रिपन के समय में हुआ था। आगे देखते हैं, अब ये बिल क्या था? इस बिल का उद्देश्य जो था कि न्यायपालिका में भारत और यूरोपीय सदस्यों के मध्य जो है अंतर उसको समाप्त कर दिया जाए, ये बिल हुआ था। आगे है, किस गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहा है? तो डफरिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डफरिन के ही समय में बनी थी, 1885 के समय में। आगे देखते हैं, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लॉर्ड कर्जन प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन ये तो नहीं था। पूर्वी बंगाल और असम नामक नया प्रांत बनाया गया, तो दोनों ही जो है अच्छा, यहाँ पर सही कथन बताना है, ना कि जो सही नहीं है वो। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है। कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का कार्य निर्णय लिया था, सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गोखले ने। गोखले ने किया था कि आपका जो प्रशासन है वो औरंगजेब जैसा ही है, तुलना कर दी थी गोखले ने। आगे है, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो इसका अस्तित्व समाप्त करना था। किसका? इसका अस्तित्व समाप्त करना था। आगे देखते हैं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके वायसराय में हुआ था? तो कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक रहा और यही जो समय था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। सर जॉन मार्शल इसका महानिदेशक हुए थे। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम? तो कर्जन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? तो आंसर हो जाएगा कर्जन, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट।
अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को ही कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक। लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से लेके 1905 तक भारत का वायसराय रहा, उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। कर्जन का प्रशासन तीव्र गतिविधियों एवं यथार्थ कार्यकुशलता के लिए विख्यात रहा है। 1904 में बजट में कर्जन ने घोषणा की थी कि मेरी दृष्टि में शासित लोगों के संतोष का दूसरा नाम ही प्रशासन की कार्यकुशलता है। तो ये कोटेशन भी इम्पोर्टेंट है। इसका कुल परिणाम था बंग-भंग विरोधी संघर्ष के साथ भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नए चरण का आरंभ करना। आगे देखते हैं, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा है? तो यही कर्जन ही रहा है। कर्जन का ही नाम सर्वोपरि है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका समय जो है 1899 से लेके 5 तक 1905 तक। डफरिन का देखें तो 1884 से लेके 88 तक। हार्डिंग का ये तो सब ठीक है। आगे देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कर्जन का ही समय था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड लिटिन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय, ये तो कर्जन के समय में हुआ था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंक दिया गया था? तो हार्डिंग के समय पे फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय पे रासबिहारी बोस ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो आंसर लॉर्ड रीडिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय था। आगे देखते हैं, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो माउंटबेटन ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने। ये एक भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी, वकील, लेखक, राजनेता थे। बाद में स्वतंत्रता के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसने 3 जून प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र कर देने की घोषणा कर दी गई। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। वकील, लेखक और राजनीतिक और दार्शनिक थे। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है यहाँ पर। तो कैनिन का उच्चतम निष्क्रियता, ये यहाँ पर सही नहीं है। बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा स्थायी स्वशासन, लॉर्ड लिटिन। स्थायी स्वशासन लॉर्ड लिटिन के समय पे नहीं हुआ था। लिटिन के समय में नहीं हुआ था। किसके समय में हुआ था? रिपिन के समय में। तो ये यहाँ पर गलत था। आगे देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है? कौन वाले स्थायी बंदोबस्त, यही सही है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लिटिन तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे तो डफरिन था। सहायक संधि के ये नहीं है, वेले जली होंगे। और डलहौजी का जो है व्याप्त सिद्धांत था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड वेलेजली का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे देखते हैं, आगे है अभी यह सूची में लाना है यहाँ पर। तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ दोनों पे है। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन हो जाएगा कर्जन का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा लास्ट में। सी तो दोनों जगह सी है। और देखते हैं, विलियम बेंटिंग के समय पे क्या हुआ था? सती प्रथा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा और एक ही बचता है, फिर भी बी हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना चाहिए।
बाकी व्याख्या उसकी देखते हैं आंसर। ए ऑप्शन ही सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्लाइव के समय क्या हुआ था, बेंटिक के समय, इन सबके। तो कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल में दोहरा शासन तो क्लाइव के समय में था। कर्जन के समय पर अंग्रेजी बंगाल विभाजन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर सी, सी और लास्ट में है बी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी और बी। अगर ये भी सही होता है तो ये, लेकिन यहाँ पर सी नहीं है, तो ये हमारा आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, डफरिन, ये सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833, लॉर्ड लिटिन, आंग्ल अफगान युद्ध, ये सही नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।